भीमराव, कहा था ना कि कुछ भी कहीं भी काम करोगे। कब क्या हुआ? रमा खून बेचकर पैसा लाई है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों को लगा कि हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि आपकी और दीदी की थोड़ी मदद कर पाए, इसलिए हम काम ढूंढने चले गए। नरोत्तम, ये तुम बहुत ही अनुचित कर रहे हो। उचित अनुचित इसका ज्ञान मुझे नहीं। इसे काम करना है तो करे, वरना जाए यहां से। अरे इसका साला नौकरी करते करते मर गया, और जीजा अभी भी नौकरी के लिए मोलभाव कर रहा है। कमाल है। देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा। वो तुम भी हो सकते हो। याद रखो भीमराव, कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे और बदले में पैसे भी देंगे। निकालिए रस्सी और बांधकर बना लीजिए मुझे मवेशी। बस बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से हुआ है? कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है, इसीलिए सड़क पर जहाँ जहाँ जाओगे कचरा वहीं फेंका जाएगा। कल को तुम वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे। पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, बदले में पैसे भी देंगे। तुम्हें क्या गंदगी से हुआ है? कचरे को तुम लोगों के बीच अपनापन महसूस होता है। मैं करूंगा ये काम। ये हुई ना बात। उठाओ ये झाड़ू और कचरा साफ करना शुरू करो। जाओ। यहाँ कचरा डाला है, अच्छे से साफ करो। इस तन का दीवा करूं, बाती में लूं जी, लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखूं फिर। वहां भी ढंग से सफाई करो। जाओ।
देखिए कितने ढंग से साफ सफाई कर रहा है ना। हाँ, लड़का मेहनती है। बिल्कुल, देख रहे हैं ना सर, पढ़ाई लिखाई कितने काम आ रही है इसकी, कितनी बारीकी से साफ सफाई कर रहा है। बोलिए। सच कह रहे हो? इसके जात के लड़का लड़की अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सबसे पहले झाड़ू लगाने का काम दे दिया करेंगे। जीवन में बहुत बहुत काम करना है। हमारे सपने पूरे करते रहना है तुम्हें। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। अरे भीमराव, कहाँ जा रहे हो? अपनी योग्यता के हिसाब से काम ढूंढने जा रहा हूँ। ये नाम अच्छे से याद रखिए साहब, एक दिन ये भी बहुत बड़े बैरिस्टर बनेंगे। इतना ढूंढने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन काका, काम ढूंढने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि एक ही चीज है जो हमारे बस में है, राशन, दवा और घर का किराया। उसके लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए ना। छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ऐसे किसी को मारना ठीक नहीं है। तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया? तेरी तो मैं भी रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल हूं। मैंने भी फौज में नौकरी की है, लेकिन ऐसे किसी को मारना गलत है। तू रिटायर्ड सूबेदार है ना? अभी बता दो तुझे। रुक तो यहीं। अंग्रेजी पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। आइए, घबराइए मत, आइए। दरोगा साहब, रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे भीमराव, आज किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए हो? सर, रामजी सकपाल के खिलाफ। मेरे बाबा ने क्या किया है? मुझ पे हाथ उठाया है। क्या? रामजी ने तुम पर हाथ उठाया? बाबा ने बेवजह इससे लड़ाई नहीं की होगी। ठीक है, लिखता हूं। पहले रामजी सकपाल के बेटे की तो रिपोर्ट लिख लेता हूं। भीमराव, आज किसके खिलाफ? सर,
व्यवस्था के खिलाफ, फैक्ट्री के उन मालिकों के खिलाफ जिनके फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं और वही मर भी जाते हैं, लेकिन मालिक दिखते नहीं। और व्यवस्था के खिलाफ इसलिए क्योंकि व्यवस्था इन छोटे छोटे बच्चों को काम करने से क्यों नहीं रोक पाती है। ए भीमराव, मैं सरकार नहीं हूँ और फैक्ट्री के मालिक तुम्हारे घर पर नहीं आते और नहीं कहते कि तुम्हारे बच्चों को भेजे काम पे। तुम सब खुद पैसे के लिए भेजते हो बच्चों को, और कम उम्र के बच्चों का काम करना कानूनन गलत नहीं है। और एक हादसे के लिए बिना सबूत के हम किसी को कैसे मुजरिम बना दे? जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी ना सर। आप रिपोर्ट लिखेंगे तो उसकी केस बनेगी, वो अदालत में जाएगी, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, क्या पता नतीजा भी निकल कर सामने आएगा। आप रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो केस कैसे बनेगी सर? ए, ज्यादा बोल रहा है तू, अब जाओ यहां से। और तुम लिखवाओ राम जी ने क्या किया। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ। चुप रहो, क्या जानबूझकर चिल्ला रहे हो? हाँ, ताकि मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ रिपोर्ट ना लिख सकूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सर, इनका जो कहना है वो भी लिख लीजिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो भी तो लिखिए ना। भीम, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? तुम तो मुझको जग्या के पास लेकर जाने वाले थे ना, वो वहाँ पर। हाँ, तो मुझको मोदक भी बनाने हैं, जल्दी चलो ना तुम। काकी जाएंगे आप, अब शांत हो जाइए। जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। सर देखिए इन्हें, अपने बेटे के मौत के सदमे में पागल हो गई है ये। भीम, जग्या मरा नहीं है, वो तो फैक्ट्री गया है, पैसे कमाने गया है वो, अभी पैसे लेकर आएगा ना। हाँ काकी आएगा, हम जाएंगे फैक्ट्री। हाँ, जल्दी चल, मुझको देर हो गई है, अभी भोज भी देना है मेरे को सबको। इनकी ये अवस्था देखकर भी आपको नहीं लग रहा है कि कानूनी रूप से इनकी मदद करनी चाहिए? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये सब आसान है क्या? पता है सर, आसान नहीं है, लेकिन किसी को तो आवाज उठानी ही होगी ना। मैं और आप मिलकर आवाज उठाएंगे तो पहाड़ जितनी मुश्किलें भी आसान हो सकती है। अरे कहाँ तुम तकलीफ उठा रहे हो? यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम पे जाते हैं, पैसे कमाते हैं, उनके आई बाबा खुश, बच्चे भी खुश, बस तुम ही एक दुखी हो। गलत बोल रहे हैं सर आप। कौन सा बच्चा खेलने कूदने के पढ़ने की उम्र में चाहेगा कि वो फैक्ट्री में जाके काम करे? करते हैं ना सर कुछ। ठीक है, फिर जाओ और एक काम करो, कम से कम 20 बच्चों को लाओ जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। भीम 20 बच्चों को लेने जाएगा तो मेरे जग्या के पास कौन जाएगा? हाँ, मैं अपना जाती हूँ जग्या के पास, ये नहीं जाएगा। काकी काकी ऐसा मत की काकी। क्या हुआ भीमराव? पैर जम गए या दिमाग काम नहीं कर रहा है? मैं जाऊंगा सर और 20 बच्चों को ढूंढ के लाऊंगा। वैसे तो सबूत अदालत में पेश करने होते हैं, लेकिन आपने तो इस लड़ाई की शुरुआत में बल्कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही सबूत मांगे हैं, वो भी दे दूंगा। दरोगा जी चलिए, अभी रामजी सकपाल को गिरफ्तार करके ले आते। चलिए, अब तो राम जी का बेटा भी हमारे साथ ही है, घर तक तो यही लेके जाएगा ना। हा? चलो भीमराव, कानून और न्याय की रट लगाए रहते ही हो, अब उम्मीद करता हूं कि हमें रोकने की कोशिश नहीं करोगे। चलो। तुम भी जाओ वकील ढूंढने, लेकिन एक बात तो निश्चित है,
तुम्हें वकील मिले ना मिले, राम जी को जेल हो ना हो, खेल होगा। खेल होगा भीमराव। एक सरकारी सिपाही को ऑन ड्यूटी मारने के अपराध में रामजी सकपाल की पेंशन बंद। और ऐसा मत समझना कि ये मैं स्वयं से बोल रहा हूँ, वकील से बात कर कर आया हूँ मैं। नरोत्तम जी, ऐसा मत कीजिए। एक वही उपाय है जिनके रहते घर गिरते संभलते चल रहा है। ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोग ना हमेशा हमेशा मेरे दयालु स्वभाव का फायदा उठाते हो। ठीक है, एक उपाय है। अगर वो सिपाही अपना केस वापस ले ले तो राम जी की पेंशन बंद नहीं होगी। मैं वादा करता हूं कि वो सिपाही केस वापस ले लेगा। भीमराव को मेरी शर्त माननी होगी। अगर ये मेरी शर्त मान लेगा तो राम जी को पेंशन मिलती रहेगी। अब देखो, तुम भी काम करने लगे हो। रमा को भी उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल ही गया, झाड़ू पोछे बर्तन का। अब अगर भीमराव मेरी ये शर्त मान ले तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस चौल में कभी कदम नहीं रखूंगा और तुम सबके जीवन में कोई भी दखलंदाजी नहीं करूंगा। आपकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे ये। रुको रमा, कौन सी शर्त? शर्त ये है कि कल सुबह जब तुम काम करने आओगे, कचरा उठाने, तो एक कागज में लिख कर देना कि तुम कभी कॉलेज नहीं आओगे। बस। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ये। अब चलिए अंदर, चलिए आप अंदर। सोच लो, बाप की पेंशन भी तुम्हारी वजह से रुक जाएगी। वैसे भी खुद तो कुछ कमा कर देते नहीं हो घर में, बाप कमाता है तो उसकी भी कमाई खत्म हो जाएगी। सोचो, तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा मुझे। चलिए अब। तुम नहीं, आप घर में बड़ी हैं, समझदार भी लगती हैं। समझाइए अपने लाडले भीम को। आइए। राम जी तो जेल चले गए, तो चले हम लोग भी अब अपना अपना काम करते। आनंद, परेशान मत हो, राम जी को कुछ नहीं होगा, वो जल्द छूट जाएंगे। और चाय पियो। मैं भीमराव अंबेडकर ये लिखित मैं वचन देता हूं कि आज से कभी कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा।
नरोत्तम जोशी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा बेटा भीम ऐसा कोई भी वचन लिखकर नहीं देगा। तू जेल में था ना, फिर तू यहाँ कैसे आया? हाँ राम जी। नरोत्तम जी, मैं बताता हूँ। जिस चीज से भीमराव को डरा कर आप उसके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते थे, उसी डर को मिटाकर राम जी यहाँ आए। मतलब बाबा? मतलब मैंने लिखित स्वरूप में अपनी गलती स्वीकार कर दी और मैं खुद अपनी पेंशन छोड़कर आया हूं। ये क्या किया आपने? अब बिना पैसों का घर कैसे चलेगा? लेकिन ये कॉलेज तो जा पाएगा ना। इसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये पेंशन छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? अजीब परिवार है राम जी। पागल हो गए हो? हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस निकम्मे बेटे के लिए अपनी पेंशन छोड़ दी। हाँ नरोत्तम जोशी, सही कहा आपने। मेरा बेटा इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है कि वो आपको 7 दिन 24 घंटे काम पे लगाए रहता है। भीमराव, समझा अपने बाप को। बहुत समझदारी की बातें करता है ना, समझा। अगर पेंशन बंद हो गई ना तो भूखे मरोगे तुम लोग, खाने के लाले पड़ जाएंगे, समझे? बाबा, आप मेरे कॉलेज की चिंता मत कीजिए। पढ़ा तो अकेले भी जा सकता है, वो मैं देख लूंगा। बाप हूं तेरा, जो चाहूंगा वही करूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या राम जी? हाँ? मारो तुम सब। भीम, झाड़ू उठाओ और काम शुरू करो। चल भीम। नहीं बाबा, मैं ये काम करूंगा। अब घर जाइए। सब समझ रही हूँ मैं दीदी, अब क्या कहना चाहती है सब समझ रही हूँ। भीमाबाई की तारीफ कर आप मुझे नीचा दिखाना चाहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चाय अंदर रखिए, ले लीजिए। ये कैसी चाय बनी? तो क्या करूं? पेंशन बंद हो गई है, घर का खर्चा संभाल संभाल कर चलाना पड़ता है। कल का जो दूध बचा था उसी में से बनाई, खर्चा तो संभालना पड़ेगा ना घर का। दूध नहीं आया आज। हाँ तो आई, अगर दूध नहीं है घर में तो कल से मुझे चाय मत देना, लेकिन बाबा को उनको जैसे चाहिए वैसे चाय दीजिए। कल से मैं भी चाय नहीं पीऊंगी।
भैया ने जीवन भर हमारे लिए संघर्ष किया है, तो क्या हम उनके लिए चाय नहीं छोड़ सकते? घर भी छोड़ देती तो अच्छा होता। यही तो सोचने वाली बात है बुआ जी। चाय छोड़ने की नौबत ही क्यों आई? अगर भीम भाव। लक्ष्मी, क्या है? इज्जत से बात करनी नहीं आती तुम्हें? चुप रहेंगे आप? अगर भीम भाव ने बस, सब भीम की गलती है। बस खुश। अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। राम जी, मंगेश को तुमने कहीं सुबह सुबह भेजा है क्या? नहीं तो क्यों क्यों? पता नहीं, वो आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? चल ढूंढते। अच्छा, रामजी भाऊ, लगता है मंगेश कहीं चला गया है। लेकिन रात को मेरे साथ ही था, अचानक कहाँ चला गया? पता नहीं। राम जी, मैं देखता हूँ, बाहर ही कहीं होगा। अरे रुको, मंगेश ढूंढने से न मिलेगा। हमारा ख्याल है कि वो यहाँ से चला गया। अरे पर रात को हम जब फुलिया से माफी मांगत रहे ना, तभी शायद कहूं से हमका देख लिया और सोचा होएगा कि अब यहाँ रहने से कोनो फायदा है नहीं, तो चला गया। नहीं नहीं, मंगेश काका ऐसे बिना बताए थोड़ी जाएंगे। वो बेचारा जब से ही आया ना, बहुत परेशान रहा, बहुत तकलीफ झेला हमारी वजह से। उसे कहत रहा कि फुलिया जी, हम तो बम्बई में पैसा कमाने आए थे, भीमराव और राम जी की मदद करे खातिर आए थे, लेकिन ऐसा लगा था जैसे सब लोग हमसे बहुत परेशान हैं। आपको इतनी परेशानी हुई, राम जी को परेशानी हुई, बस एक बार आपका जोखू का घर ठीक से बस जाए ना, तो हम वापस सतारा चल जाएंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या, बिना कहू से कुछ कहे चुपचाप सब छोड़ छाड़ के चला गया। भीमराव, हे भीमराव, जी काकी, क्या हुआ? भीमराव कहाँ है? काम पर गया। पूरी किस्मत बहुत अच्छी है रमा, मेरा पति बहुत अच्छा आदमी है। भीमराव कोई साधारण आदमी नहीं है, जादूगर है, जादूगर। मंगेश हमसे कहता रहा, फुलिया जी पहले मैं बहुत बुरा आदमी था, और तो और भीमराव के साथ भी बहुत बुरा किया रहा हूँ, बहुत उल्टा सीधा हरकत किया रहा। भीमराव के अच्छे बर्ताव के वजह से उसका व्यवहार बदलता चला गया। निस्वार्थ भाव से अगर कहूँ का मदद करना सीखना हो ना, भीमराव से सीखो। क्या तमाशा लगा रखा है? भीम भीम भीम। आइंदा से भीम के बारे में जिसे जो कुछ भी कहना मेरे सामने। किसी के भी रास्ते में गड्ढा नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हम भी वहां से गुजरते हैं, तो अपने ही किए हुए गड्ढे में हम बढ़ते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे, बर्बाद करके रख दूंगा। सुनिए, कहीं आप उस भीमराव की बात नहीं कर रहे जिसकी पत्नी का नाम रमाबाई है? तुझे क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि अब जिससे परेशान है उससे मैं भी परेशान हूं। आपका और मेरा
दुश्मन एक ही है। देख, मेरा पारा बहुत गर्म है, तो पहेलियां बुझाने का समय तो है नहीं मेरे पास। तो कैसी बात है, क्या बात है, स्पष्ट बोल। दरअसल भीमराव की पत्नी रमाबाई मेरे जलपान गृह में काम करती है। तुम न्यायालय में दावा करोगे? नहीं गुरुजी, अब चाहे जो भी हो जाए मुझे करना तो पड़ेगा, नहीं तो कई सारे शंकर ऐसे ही खो जाएंगे। भीम, जीवन में यह आवश्यक नहीं है कि जो सैद्धांतिक तौर पर उचित हो वो धरातल पर भी वैसा ही आ जाए। सैद्धांतिक रूप में बच्चों की मृत्यु का उत्तरदायित्व किसी को तो स्वीकारना ही पड़ेगा, किंतु व्यवहार में उन उत्तरदायी लोगों तक पहुंचना उतना सरल नहीं है भीम। गुरुजी, मेरी आई कभी कभी हंसते हुए कहती थी, संसार में वही लोगों को याद रखा जाता है जो उन मुश्किल कामों को करते हैं जिन्हें करने के बारे में सोचना भी असंभव होता है। मैं अभी आता हूं गुरुजी। कई बार तो मैं स्वयं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ भीमराव। दूर रहिए मुझसे। रमाबाई हूँ मैं, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बदतमीजी नहीं। आपने मुझे काम दिया इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ, और इसीलिए आपने बेटे ने उस दिन मेरे साथ क्या बात की ये आपको नहीं बताया। निकल जा यहाँ से। नरोत्तम जोशी ने बताया था कि ये आदमी भीमराव की चाल में रहता है। यहीं से शुरू करता हूं। भाऊ, आप भीमराव को जानते हो? हाँ जानता हूँ। क्यों, तुम्हें भी ज्ञान लेना है क्या? नहीं, मुझे ये जानना था कि वो आदमी कैसा है। आदमी कैसा है? क्या मतलब? मतलब अब किसी को बताओगे नहीं तो मुझे आपको एक बात बतानी। क्यों बताऊंगा मैं? बताओ बताओ। इधर आइए। दरअसल भीमराव की पत्नी जो रमाबाई है ना, वो मेरे जलपान गृह में काम करती है। वो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो? अरे रमाबाई भीम के सिवा किसी दूसरे के साथ ढंग से बात नहीं करती है। लेकिन वो मेरे यहाँ काम करती है, मैं उसे पैसों वैसों की मदद करता रहता हूँ। फिर एहसान भी तो कोई चीज है ना। बताइए ना, उसका पति कैसा है? एकदम डरपोक आदमी है। अब तुम्हारी समझ में जो आए कर लो। बस यही जानना था आपसे। ये बात आप किसी को बताइएगा मत। ना ना, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? हो गया काम शुरू। अब देखो मैं रमा को कैसे बेइज्जत करता हूं। आखिर भीमराव भी तो एक मर्द है ना। जब तुम्हारी पत्नी को पूरी दुनिया चरित्रहीन कहेगी तो मैं भी देखता हूं तुम कैसे उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर नहीं निकालते। इसे एक आना और देता हूं, इसके महीने की जेब खर्च। एक आना नहीं मिलेगा, आधा आना मिलेगा। जो कमा नहीं सकता वो खर्चे में कटौती तो कर ही सकता है। आप दोनों बाप बेटे को भीम की गलती कभी दिखाई नहीं देती है। कल सिर्फ और सिर्फ उस भीम की वजह से हम सब सड़क पर आने वाले हैं। बाबा और भाई है ना इस घर के, तो बाहर जाकर कमा कर लाइए पैसे। घर में रखे हुए पैसे नहीं दूंगी मैं।
एक बार मंजुला दीदी की चेन छुड़ाने भर के पैसे कमा लूंगा, फिर छोड़ दूंगा नौकरी और पढ़ाई करूंगा। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए बाबा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। कल तुमने फॉर्म भरा था? नहीं बाबा, पैसे नहीं हो पाए। समय के साथ वाली लड़ाई को हर बार हम जीत तो नहीं सकते हैं ना, इस बार हम हार गए बाबा। आज राशन लाना था घर पर, सब्जी लानी थी, लक्ष्मी की दवा लानी थी, लेकिन पैसे नहीं है घर में। और कहाँ से आएंगे पैसे? पेंशन भी बंद हो गई है आपकी। आज आपने साबित कर दिया कि उस भीम का जीवन संवारने के पीछे आप किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। घर में जितना राशन बचा है वो सबका खाना बना देती हूँ। उसके बाद घर में जब कुछ बचेगा नहीं तब क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, ये सोचिएगा। जब राशन रहेगा ही नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? सबके सब भूखे मरेंगे इस घर में। बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं आप। बाप और बेटे की डूबती नैया में सारे परिवार को डुबाएंगे आप। ये कैसी चाय बनी है? पेंशन बंद हो गई है, घर का खर्चा संभाल संभाल कर चलाना पड़ता है। कल का जो दूध बचा था उसमें से चाय बना ली, आज दूध नहीं आया। मैं ये काम करूंगा, और अब तो बाबा को पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो ये काम करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। घर में रखे हुए पैसे नहीं दूंगी। जब राशन रहेगा ही नहीं तो कहाँ से बनाएंगे? सबके सब भूखे मरेंगे इस घर में। आज आपने साबित कर दिया कि उस भीम का जीवन संवारने के पीछे आप किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं आप। बाप और बेटे की डूबती नैया में सारे परिवार को डुबाएंगे। घर में जितना राशन बचा है वो सबका खाना बना देती हूँ। उसके बाद घर में जब कुछ बचेगा नहीं तब क्या खाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे, ये सोचिएगा। ये मेरा दोस्त है, अपने आप को जितना भी मारे इसे चोट नहीं लगती है। आइए आइए तमाशा देखिए। रिश्ते बांटने का समय आ गया है। भीम, रमा, आज से इस हिस्से में तुम रहोगे, अपना खाना अलग बनाओगे। Go. तुम भी ना राम जी करते वही हो जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हारी कितनी भी तबीयत खराब हो, कितनी भी तकलीफ में हो, उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी का ही करते हो। जब आज तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तो ये देखकर तकलीफ मुझे हो रही थी। राम जी, आज तो तुमने ये कर लिया, लेकिन आज के बाद तुम ये नहीं करोगे। देखो मुरंजन, जिन्हें देखकर हमने ये काम किया है, वो भी तो यही काम रोज करते हैं। रोज घायल होते होंगे, रोज ठीक होते होंगे, तो धीरे धीरे हमें भी आदत हो जाएगी। नहीं, डालनी पड़ेगी। और जब कमाने के सारे रास्ते बंद हो जाए तो कम से कम
ये रास्ता तो रह जाएगा ना। अपना शरीर, अपनी क्षमता, अपनी तकलीफ, ये तो अपने हाथों में है ना। बाबा, बाबा आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि अपना शरीर, अपनी क्षमता और तकलीफ की बातें कर रहे थे? बताइए ना बाबा, ऐसे देख क्यों रहे हैं मुझे? देख रहा हूं एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की। इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? बाप बेटे हैं हम दोनों। अचानक से पड़ोसी कब हो गए? एक बार बंटवारे की लकीर खींच जाए तो पड़ोसी ही होते हैं ना। और मैं नहीं चाहता कि किसी पड़ोसी को ये बताना चाहिए कि मैं कौन सा काम करता हूं, कहां जाता हूं। मेरा पूछने का मतलब बस इतना ही था कि कहीं आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं ना जो आपको नहीं करना चाहिए। तुम सफाई वाला काम करते हो ना? वो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसलिए जब तक तुम वो काम करते हो तब तक किसी को भी काम के बारे में पूछना तुम्हें शोभा नहीं देता। सुनिए, खाना बन गया है, खाना खाने आ जाइए। आता हूं। रमा, एक बात कहनी है। जी कहिए। यहाँ आके बैठो मेरे पास। देखो रमा, आज जिस तरह से बाहर लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है तुम्हें, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि उस सब में तुम्हारी जरा से भी गलती नहीं है। और हाँ, ये जो पेशगी में इस बर्तन लेके आई हो, इनके जो कुछ भी पैसे होते हैं वो लौटा देना, क्योंकि अगर ये ऐसे ही हमारे पास रहेंगे तो वो पेशगी एहसान बन जाएगी, और हम क्यों किसी का एहसान लें? क्या हुआ, देख क्या रही हो? यही देख रही हूँ कि मुझे कितने अच्छे पति मिले हैं, जिनको दुनिया की परवाह नहीं है। अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है कि उन्हें पूरी दुनिया झूठी लग रही है। मैंने भी आस पड़ोस में कई मर्दों की कहानी सुनी है कि कैसे किसी छोटी सी बात पर अपनी पत्नियों पर लांछन लगाते हैं। लेकिन आपको देखकर लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही भीमराव अम्बेडकर बने।
दरोगा साहब आप यहाँ वहाँ छोड़ो भीमराव, पहले ये बताओ कि कितने बच्चे तैयार हुए। मैंने कहा है कि 20 बच्चों को ढूंढ के लाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले घूमकर लोगों को परेशान करना बंद करो। कुछ लोगों ने शिकायत की है, अगर फिर से शिकायत आई तो पकड़ के ले जाऊंगा। मैं कहाँ किसी को परेशान कर रहा हूँ, मैं बस लोगों से बातें कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ। छोटी जात के हो, बिना बड़ी जात के मर्जी के उनसे बात करना भी परेशान करना ही है। हाँ दरोगा जी, जरा अच्छे से समझाइए। इसको समझाने की जन्मजात बीमारी लग गई है। हाँ, बीमारी है तो इलाज तो कर ही देंगे। हाँ। और नहीं माना तो दूध लेने गई थी वहाँ, तो पड़ोस की चौल वालों ने पता है क्या कहा? कहा कि तुम्हारी देवरानी का चक्कर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है। अब क्या बताऊं आई? ये सुन के मेरा सर शर्म से झुक गया। देवरानी मतलब? देवरानी मतलब भीमराव की पत्नी। मतलब रमाबाई। दरोगा साहब और कौन? ये लीजिए भीमराव, अगर पत्नी पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं तो अपनी पत्नी को समझाओ, और जो आरोप लगा रहे हैं उनकी शंका दूर करो। अरे कहाँ ये बच्चे और उनके माँ बाप को समझाने लगे हो? दरोगा साहब, चाय बनाऊं? पियेंगे? चुप। मैं तुम छोटी जात के यहाँ चाय पीऊंगा? सुबह सुबह छोटी जात वालों के साथ बात कर सकते हैं, तो मुझे लगा क्या पता अब चाय भी पी लेंगे। सुधर जा भीमराव, वरना अगली बार समझाऊंगा नहीं, सीधा अंदर लॉकअप में डाल दूंगा। रमा बेटा, इधर आओ। मैंने भी सुना और मैं जानती हूँ ये सब मेरे बेटे साधव की वजह से हो। मैं भी उसको ढूंढ रही हूँ। बेटे की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। रमा बेटा, तुम घर जाओ, बाहर रहोगी तुम पर कीचड़ उछलते रहेंगे। बाद में तुम आ जाना यहाँ काम करने। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। नहीं काकी, लोग तो कहेंगे, और मेरा दिल जानता है, मेरे पति भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। दुनिया वालों से क्या लेना देना है। मैं बर्तन साफ करती हूँ। रमा दीदी, शंकर वहाँ मैदान के पीछे वाले घर में घायल हो गए। वो मेरे साथ फैक्ट्री में काम करता था। उसने कहा है कि आपको बताना है। कहाँ है वो? चल मेरे साथ। कहाँ है? इधर चलो। दीदी, शंकर वहीं है। शंकर, 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 शंकर। बदनाम कर दे उसे, इससे तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी खुशी मिलेगी। देखिए, आपको पता नहीं है कि मैं हाँ, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भीमराव अंबेडकर की पत्नी हो। सम्मान से समझौता नहीं करोगी, है ना? इसलिए मैंने भी मेरा इरादा बदल दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बदनाम कर कर छोड़ दूंगा।
तब तक तुम इस कमरे में बंद रहो, जब तक लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो जाते। आओ देख लो अपनी आंखों से, यही है वो कमरा जहाँ वो चरित्रहीन रमा बंद है। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। रमा, रमा, लगता है वो लोग आ गए। देखो अब मैं क्या करता हूं। मेरा काम हो गया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब मैं चलता हूं। तुम नहीं आओगी? अरे आप सब लोग यहां पे कैसे? रमा, बुआ, रमा, तू ठीक है ना? बुआ मैं ठीक हूँ। इन्होंने मुझे चल से यहाँ बुलाया। अरे पकड़ी गई तो चाहे कुछ भी कह लो, पर सच ये है कि उसको मैंने पैसों की मदद की और बदले में उसने। बस एक शब्द और नहीं बोलेंगे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चरित्रहीन औरत पति के होने के बाद भी बंद कमरे में गैर मर्द के साथ पकड़ी गई और सफाई दे रही है। मारो इसे! खबरदार! 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 कोई भी आगे आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो, हटो बस करो अभी रोना। मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, लेकिन सबकी नजर में मैं चरित्रहीन हो गई। सबके लिए मैं बुरी बन गई। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तुम रोना मत। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, सब लोगों से हमें क्या लेना देना है। मैं जानता हूं ना कि तुम कितनी अच्छी हो और कितनी सच्ची हो, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब लोग सिर्फ इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से तुम परेशान हो जाओ और रोने लगो। बस यही इरादा है इन लोगों का। लेकिन रमा, ये समय इस तरह से रोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। काम पर चलते हैं। अब की जगह कोई और होता तो मैं सब कुछ खो देती। मैं आज बर्बाद हो जाती। कोई ऐसे कैसे कर सकता है एक स्त्री के साथ? लेकिन कोई और नहीं है ना मेरी जगह, मैं ही हूं ना। अब बस हो गया ये सब, काम पर चलते हैं। अरमा, तुम्हें पता है ये सब लोग बार बार ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसों से इनकी ये सोच है
कि एक स्त्री हमेशा कमजोर होती है, लेकिन तुम्हें यही साबित करना है रमा कि रमा कमजोर नहीं है। चाहे जो हो जाए, कमजोर नहीं है। फिर से रोने लगी हो तुम। चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे काम की जगह पर तुम्हें छोड़ता हूँ और वहां से मैं काम पर जाता हूँ। उठो, आ जाओ। देखो जीजा भाई, सास हो तुम, बहू तो तुम्हारी तुमसे संभल नहीं रही। कम से कम उसे सजा ही ऐसे दो ताकि उसे सबक भी मिले और लोग भी तुम सब पर थूके ना। देखिए, ना तो मैं उसकी सास हूँ, ना वो मुझे समझती है और ना ही सुनती है। सास और जेठानी की सुनती तो ऐसे आवारा थोड़ी बन जाती। देखिए, रमा ने कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आप सजा देने की बात कर रहे हैं। जाइए, सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। आपके मोहल्ले में हमें भी रहने का शौक नहीं है। बस एक बात याद रखना, रमा ऐसे भटकती हमें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदा पानी जहां जहां से भी गुजरता है ना, पास ही मारता है। चलो भाइयों, चलो। सुना आपने? गंदा पानी कहकर गए हैं। कम से कम अभी तो समझाइए और सोचिए कि इस मुसीबत से कैसे निपटना है। तुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तू भी तो इन्हीं की भाषा बोलेगी ना। गंदा पानी को अगर गंदा पानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और चाल वालों, वो गंदा पानी हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगा। इसका तो कुछ न कुछ अच्छा से हिसाब किताब करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाल में और भी बहु बेटियां रहती है। उस पर इसका असर कैसा पड़ेगा? मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूं, निकल लूंगा।